हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल लीगल एंड सोशल अवेयरनेस। मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट। साथियों, एक बहुत ही ज़बरदस्त लीगल सवाल है कि क्या किसी व्यक्ति के विरुद्ध अपने ही नाबालिग बच्चे की किडनैपिंग की एफआईआर दर्ज हो सकती है। ये बहुत ही ज़बरदस्त सवाल है और अक्सर पूछा जाता है। तो आज के इस वीडियो में इसी सवाल के संबंध में बातचीत करने जा रहे हैं। देखेंगे कि लीगल पोजीशन क्या है और इस संबंध में अभी लेटेस्ट 1 नवंबर को मुंबई हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया है। उस जजमेंट के बारे में भी चर्चा करेंगे। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग और बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी है, इसलिए जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि पूरा मामला क्या था और फाइनली मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा इस संबंध में किस तरीके का जजमेंट पारित किया गया। साथियों, सबसे पहले हम किडनैपिंग के कानून को देखते हैं कि किडनैपिंग की धारा क्या कहती है, उसमें क्या पनिशमेंट होता है। इसके बाद देखेंगे मुंबई हाई कोर्ट के जजमेंट को। किडनैपिंग की धारा है इंडियन पेनल कोड में धारा 361। 361 में किडनैपिंग को डिफाइन किया गया है और इस धारा के अनुसार अगर कोई व्यक्ति किसी नाबालिग बच्चे को, अगर वो मेल है तो बिलो 16 ईयर्स ऑफ एज, अगर फीमेल है तो बिलो 18 ईयर्स ऑफ एज, किसी की लाफुल कस्टडी से अगर उसको दूर कर देता है, गौर से सुनिएगा, किसी नाबालिग बच्चे को, अगर वो पुरुष है तो 16 साल से कम उम्र का बच्चा होना चाहिए, अगर महिला है तो 18 साल से कम उम्र का, किसी वैध संरक्षक की कस्टडी से अगर दूर कर देता है तो यह किडनैपिंग का अपराध माना जाता है 361 के तहत। और धारा 363 इंडियन पेनल कोड में इसका पनिशमेंट दिया गया है, पनिशमेंट फॉर किडनैपिंग, जिसमें अप टू 7 ईयर्स तक का पनिशमेंट है एंड फाइन भी है साथ में। तो ये तो कहती है किडनैपिंग की धारा। अब मुंबई हाई कोर्ट के हम जजमेंट को देखते हैं। मुंबई हाई कोर्ट का जो जजमेंट आया उसके फैक्ट पे सबसे पहले एक नज़र डाल लेते हैं। साथियों, इस केस के जो फैक्ट थे वो कुछ इस तरीके के थे कि एक महिला के द्वारा अपने पति के विरुद्ध यह आरोप लगाते हुए फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज कराई जाती है कि उसके पति ने उसके 3 साल के नाबालिग बच्चे को उसकी कस्टडी से छीन लिया, ज़बरदस्ती फोर्सबली छीन करके ले गया। और 363 इंडियन पेनल कोड में एफआईआर दर्ज करा दी जाती है। महाराष्ट्र का मामला था। इस एफआईआर को क्वैश कराने के लिए पति के द्वारा मुंबई हाई कोर्ट में एक क्रिमिनल एप्लीकेशन फाइल की जाती है। क्रिमिनल एप्लीकेशन जो नंबर था वो था 552/2023 श्री आशीष एंड स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स। ये थी उस केस की पूरी डिटेल जो आपके स्क्रीन पर है। तो एफआईआर को रद्द कराने के लिए ये क्रिमिनल एप्लीकेशन दाखिल की जाती है। अब मुंबई हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति महोदय के खिलाफ जो अहम सवाल था, जिसको डिसाइड करना था कि क्या किसी पिता पर अपने ही बच्चे की मां की कस्टडी से बच्चे को छीनने के लिए क्या अपहरण का मुकदमा दर्ज हो सकता है, अपहरण की एफआईआर दर्ज की जा सकती है। यह एक अहम सवाल था। अब देखते हैं कि इसमें जो पिता की तरफ से एडवोकेट्स ने आर्गुमेंट किया था उसने क्या कहा था और फाइनली मुंबई हाई कोर्ट का जजमेंट क्या आया। साथियों, मुंबई हाई कोर्ट के समक्ष आवेदक के एडवोकेट के द्वारा महत्वपूर्ण आर्गुमेंट करते हुए कहा जाता है कि अगर मान भी लिया जाए कि पिता फोर्सिबली मां के पास से अपने नाबालिग बच्चे को उठा लाया, तो पिता का यह काम 361 इंडियन पेनल कोड में जो किडनैपिंग की डिफिनीशन को जो दिया गया है उसके मानदंडों को पूरा नहीं करता है। दूसरी यह बात कही गई कि पिता नाबालिग बच्चे का प्राकृतिक अभिभावक होता है, नेचुरल गार्जियन होता है, इसलिए अपने बच्चे के अपहरण के लिए वो उत्तरदायी नहीं ठहराया जा सकता। 2 महत्वपूर्ण केस लॉ का जिक्र किया जाता है, एक केरला हाई कोर्ट और दूसरा उड़ीसा हाई कोर्ट। उड़ीसा हाई कोर्ट का केस लॉ था अशोक कुमार वर्सेस स्टेट ऑफ उड़ीसा, 2002 का केस था। और केरला हाई कोर्ट का था इस्माइल अबू बकर बनाम
स्टेट ऑफ केरला। इन दोनों केसेस की डिटेल आपके स्क्रीन पर है। इन दोनों केसेस में कहा गया था कि पिता को अपने ही बच्चे के अपहरण के लिए किसी क्रिमिनल केस में बुक नहीं किया जा सकता। इस तरीके से यह आर्गुमेंट करते हुए कहा जाता है कि इस एफआईआर को अगर जारी रखा जाएगा तो यह प्रोसेस ऑफ लॉ का मिसयूज होगा, लिहाजा इसको क्वैश कर दिया जाए, रद्द कर दिया जाए। अब इस आर्गुमेंट को सुनने के बाद मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा क्या कहा जाता है इसको भी देख लेते हैं। साथियों, दोनों पक्षों की आर्गुमेंट को सुनने के बाद, पूरी फाइल को परयूज करने के बाद मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा जो महत्वपूर्ण टिप्पणी की जाती है कि किडनैपिंग के अपराध को पूरा करने के लिए नाबालिग को ले जाने वाला व्यक्ति वैध अभिभावक नहीं होना चाहिए। हाँ दोस्तों, बहुत महत्वपूर्ण लीगल सवाल है, लीगल टिप्पणी है कि गार्जियन नहीं होना चाहिए, लॉफुल गार्जियन नहीं होना चाहिए जो बच्चे को ले गया है, बल्कि गार्जियन की कस्टडी से कोई अन्य व्यक्ति ले गया हो। और दो कानूनों का जिक्र किया जाता है, हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट 1956, इसकी धारा 6A का जिक्र किया जाता है। और ये कहा जाता है कि जो पिता होता है वो एक प्राकृतिक अभिभावक होता है हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप एक्ट के तहत। दूसरा कानून गार्जियनशिप एंड वार्स गार्जियंस एंड वार्स एक्ट 1890, इसकी धारा 4(2) में कहा गया है कि गार्जियन कौन होगा। एक तो हिंदू माइनॉरिटी एंड गार्जियनशिप में गार्जियन को डिफाइन किया गया और दूसरा गार्जियन एंड वार्स एक्ट में गार्जियन को डिफाइन किया गया। दोनों में कहा गया कि जो व्यक्ति किसी नाबालिग की केयर करता है, उसकी प्रॉपर्टी की केयर करता है, तो वह व्यक्ति गार्जियन होगा। तो इन दोनों कानूनों का जिक्र किया जाता है और इन दोनों कानूनों की रोशनी में हाई कोर्ट के द्वारा कहा जाता है कि चूंकि पिता खुद एक अभिभावक है, नेचुरल गार्जियन है, ऐसी स्थिति में जब तक कि किसी न्यायालय का यह आदेश ना हो कि इस बच्चे का नेचुरल गार्जियन मां होगी, तो किसी सक्षम न्यायालय के आदेश के बिना पिता के ऊपर अपने ही बच्चे की किडनैपिंग का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता दोस्तों। तो साथियों, फाइनली मुंबई हाई कोर्ट ने कहा कि पिता के ऊपर अपने ही नाबालिग बच्चे को अपहरण करने का मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। सिंपल, अगर पिता मां की कस्टडी से बच्चे को छीन कर ले गया है तो यह ट्रांसफर ऑफ गार्जियनशिप होगा, संरक्षकता का स्थानांतरण होगा, ट्रांसफर ऑफ गार्जियनशिप, किडनैपिंग का अपराध नहीं होगा। और यह महत्वपूर्ण टिप्पणी करते हुए फाइनली पिता के विरुद्ध जो 363 इंडियन पेनल कोड में किडनैपिंग के एफआईआर दर्ज हुई थी उसको क्वैश कर दिया जाता है साथियों। और इस एफआईआर को क्वैश करते हुए एक और महत्वपूर्ण बात कही जाती है हाई कोर्ट के द्वारा कि अगर हम इस मामले को जारी रखते हैं तो यह कानूनी प्रक्रिया का दुरुपयोग होगा। दोस्तों, अभी 1 नवंबर को यह आदेश पारित किया गया है मुंबई हाई कोर्ट के द्वारा। साथियों, मैं समझता हूं कि जानकारी आपको ज़रूर अच्छी लगी होगी। जानकारी कैसे लगी कमेंट्स करके ज़रूर बताएं। आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में कानून की कुछ अन्य जानकारियों के साथ। तब तक कानून की अन्य महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।